नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ है मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, लेकिन आज मैं ये समझ रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। जी। देखिए, जिस तरह के बड़े झटकेदार चुनाव नतीजे अभी आ जाए हैं, इसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत कुछ भूलने की स्थिति में हैं। जी और मैंने सभी जो जितने भी लोग राजनीति का विश्लेषण करते हैं, चाहे जिस स्तर पर भी, तो हर कोई इस समय खोई खोई से स्थिति में है। जी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि विश्लेषण के पक्ष में कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से पॉइंट्स वो सामने रखे जी। और किसे छोड़े, क्योंकि एक तरह से खजाना सामने लग गया। एक गजब का केस स्टडी उभर के सामने आया है हरियाणा। तो जी मैं समझता हूँ कि राजनीति के जो पंडित हैं, उनके लिए एक बड़ा जोरदार आए केस स्टडी है जी। हरियाणा। लेकिन मृत्युंजय, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जितने भी ये प्री पोल प्री रिजल्ट जो एग्जिट पोल्स होते हैं, उन सबकी दुकानें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने जो है उनकी दुकानों को फेल करने का जो ठीकरा उठा रखा है वो 2024 में मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हो गया। पहले तो लोकसभा के इलेक्शंस, उसके बाद हरियाणा के जो रिजल्ट्स आए, हालांकि एक जगह वो थोड़े ठीक बैठे, लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं था कि भाई जम्मू और कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो मिलीजुली जो कोएलिशन है वो जो है जीत कर सामने आएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वहां पर उन्होंने बीजेपी को भी जो सीटें बताई थी, बीजेपी ने उससे मार्जिनली अच्छा ही किया है। लेकिन हाँ, हरियाणा में जिस तरीके से आई थिंक कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे ख्याल से कांग्रेस एग्जिट पोल्स को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक थी। बीजेपी भी एग्जिट पोल्स को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक थी। उन्होंने बोला कि भाई हम जो है रिजल्ट वाले दिन का वेट करेंगे। और मेरे ख्याल से शायद अभी एक ट्रेंड बन चुका है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एग्जिट पोल्स पर इतना ध्यान नहीं दे रही हैं। वो ध्यान दे रही हैं कि भाई उनके कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हैं वो उनको क्या बता रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो है एक मेन पॉइंटर है। शायद वहां पर कांग्रेस जो है बाजी हार गई कि शायद वो आकलन नहीं कर पाई कि भाई बूथ लेवल पर जो है क्या वो जनता को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, या क्या हुआ, या फिर अंदर जाके लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। ये तो अब हरियाणा की जनता ही जानती है। लेकिन हाँ, काफी इंटरेस्टिंग माहौल था आज पूरे दिन। जैसे कि आपने और मैंने रिकॉर्डिंग से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जब 7 बजे आपने शुरुआत करी देखने की रुझान, तो जब पोस्टल बैलेट्स खोले तो एक तरफ से ये लग रहा था कि जो एग्जिट पोल्स बोल रहे हैं वही सच होने वाला है। कांग्रेस जो है रगड़ देगी बीजेपी को इस बार, और तीसरी बार सरकार नहीं बनने वाली है बीजेपी की। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम्स खुली और फिर उसके बाद जो चमत्कार हुए, अब ये चमत्कार है या कुछ और है ये तो हम नहीं जानते। ये तो इलेक्शन कमीशन जानता है, और ये बीजेपी जानती है, कांग्रेस जानती है और जनता जानती है। तो लेकिन बहरहाल रिजल्ट यही निकला कि भाई बीजेपी ने जो है हाफ वे मार्क क्रॉस कर लिया। तीसरी बार, रिकॉर्ड तीसरी बार बीजेपी जो है सरकार बनाने जा रही है, और सैनी ही जो है इस बार उनके चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं। तो ये एक अच्छी आई थिंक शुरुआत है सैनी जी की भी कि भाई उन्होंने जो है सिर्फ 6 महीने थे उनके पास, लेकिन उन्होंने जो अब ग्राउंड पे कुछ टर्न अराउंड किया या नहीं किया, लेकिन हाँ, उनके नेतृत्व में ये कहा जाएगा कि बीजेपी ने रिकॉर्ड तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रही है। मृत्युंजय, पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी से कहां गलती हो गई, क्योंकि बहुत गलतियां हुई। कुमारी शैलजा वाला जो इंसिडेंट है वो न्यूज में आज पूरे दिन छाया रहा। सारे न्यूज वाले जो है कुमारी शैलजा से उनकी बाइट ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, और वो भी काफी डिसअपॉइंटेड थी जिस तरीके से रिजल्ट आए। तो हम क्या सोचें कि भाई कांग्रेस क्यों हार गई ये जीती हुई बाजी, क्योंकि बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था यहां पर बीजेपी के खिलाफ। अगर ये बोला जाए, अगर हम प्री पोल की बात करें या प्री इलेक्शन की बात
करें तो फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलर्स प्रोटेस्ट, ऊपर से एमएसपी का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो 2020 से चल रहा है, ये बहुत सारे बड़े मुद्दे थे। और हरियाणा एक कृषि प्रधान स्टेट है, और वहां पर जय किसान, जय जवान और जय पहलवान, ये तीन चीजें ही जो है वो चलती है। तो और अग्निवीर का इशू भी जो है वो एक इशू बन रहा था वहां पर। तो ये क्या तीनों ही इश्यूज पर लोगों ने वोट नहीं किया, और सिर्फ नरेंद्र मोदी के फेस पर, और जो नरेंद्र मोदी का जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है, कि क्या सिर्फ उसी को देखकर जनता ने वोट कर दिया? और ये तुष्टीकरण की जो बात हो रही थी, और राहुल गांधी का वो खटाखट वाला जो प्लान है, क्या ये सब अब फेल हो रहा है जनता के लिए? देखिए, आज की तारीख में मैं दो चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा। एक तो कांग्रेस को कैरेक्टराइज करूंगा, और दूसरा मैं बीजेपी को भी कैरेक्टराइज करना चाहूंगा। और दोनों ही पार्टियों के कैरेक्टर को देखिए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे या राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के तौर पे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जी। अगर हम बात करें बीजेपी की, जिसे इस चुनाव में सफलता मिली है, तो आज की तारीख में बीजेपी की तुलना हम उस फिनिक्स बर्ड से कर सकते हैं, जो ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाता है, वैसे वैसे उसकी ताकत क्षीण होती जाती है, और आखिरकार वह जल जाता है, और उससे जो राख बनता है वो राख जमीन पर गिरता है। हालांकि एक माइथोलॉजिकल बर्ड है वो, जी। और हकीकत में होता नहीं, जी। लेकिन वो अपने राख से ही अपने आप को दोबारा पैदा करता है। जी। तो आज बीजेपी की वैसी स्थिति हो गई है। बीजेपी हैज नाउ बिकम लाइक अ फिनिक्स बर्ड। और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस को जनता ने एक तरह से निचोड़ दिया, और कांग्रेस को हराने के पीछे कोई तो है क्या? भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस के पराजय के पीछे, या फिर मीडिया है, या फिर कोई और है? मैं मानता हूं कि कांग्रेस को हराने के पीछे कांग्रेस ही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस को हराने वाली जो सबसे बड़ी ताकत है वो खुद राहुल गांधी है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह के भी नतीजे आए, उसके बाद वो ऐसा एक्ट करने लगे जैसे कि उनके रहमो करम पर केंद्र की सरकार चल रही है, और वो केंद्र की सरकार के साथ जिस तरह से बदतमीजी से पेश आने लगे, और जो हेकड़ी बहुत ज्यादा दिखाने लगे थे, तो उनको इस बात की समझ कहीं नहीं आ रही थी कि लोकतंत्र में एक विपक्ष के नेता को कैसे काम करना चाहिए, सरकार के साथ किस तरह से सहयोग करना चाहिए। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अभी कांग्रेस को जो एक ऑक्सीजन मिला था लोकसभा चुनाव में, लगभग 99 के करीब इतनी सीटें हो गई हैं, इसका सिर्फ एक ही चीज का नतीजा था, बीजेपी की कॉम्प्लेसेंसी। बीजेपी कॉम्प्लेसेंट हो गई थी, और बीजेपी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि बीजेपी जीतती हुई दिखाने की कोशिश कर रही थी अपने आप जी हाँ, वो जो 400 पार, इस बार 400 पार का जो नारा उन्होंने दे दिया था। एग्जैक्टली। बीजेपी जब भी ऐसा करती है कि बीजेपी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, इफ बीजेपी लीडर्स प्रोपगेट दिस थियरी दैट द बीजेपी इज गोइंग टू sweep the election and going to win the election with a greater margin, then BJP cadre, BJP voter, BJP supporters, they become complacent, and they hardly care to go to the booths, electoral booths, to ensure victory of the party. But when they sense that this time BJP is in trouble, BJP leadership is in trouble, then BJP cadres, voters, they put all out efforts to ensure the victory of the party, है ना? तो हरियाणा में ये हुआ क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही अपनी एक बेचारगी वाली शक्ल बना ली थी। और देखिए, आपने एक आम जीवन में देखा जाता है कि अगर आपकी किसी से नाराजगी है और आप एक बड़ी ताकत है, पनिशमेंट दे सकते हैं, तो जिससे गलती हुई है उसका सबसे बड़ा रुख ये होता है कि गलती करने के बाद किसी ताकतवर आदमी के सामने खड़ा नहीं रहा जाता, आप थोड़ा उसकी नजर से ओझल हो जाइए। तो बीजेपी से नाराजगी नहीं थी, लोगों को मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी थी। वो उतने बढ़िया से प्रशासन चलाते हुए दिख नहीं रहे थे, हालांकि उनकी सरकार के पैरामीटर्स बड़े ही शानदार रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनने के तुरंत बाद
जो मंत्रियों के कोटे से रिश्वत लेकर जो नौकरियां दी जाती थी, जी चाहे आईएनएलडी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकारें हो, तो ये आरोप लगा करते थे कि जो मिनिस्टर्स हैं उन मिनिस्टर्स को कोटे मिले हुए हैं कि हम्म वे पर्ची पर लिख करके ये इसमें ये कितना ऑथेंटिक हम नहीं जानते, जी लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो मैं वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पर्ची पर लिख करके शायद ऐसा बताया जाता है कि दे दिया जाता है उस बंदे को, और उसके बदले में उससे चढ़ावा ले लिया जाता है और उस बंदे को सरकारी नौकरी मिल जाती है। कुछ ऐसे ही मामले में ओम प्रकाश चौटाला अपनी राजनीतिक विरासत गंवा चुके हैं, बार बार जेल जाना पड़ रहा है, जी पूरा का पूरा उनका राजनीतिक कुनबा ही बिखर गया। तो मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहला काम तो ये किया कि उन्होंने एक ऐसी सरकार बनाई जिसमें ऐसी परंपराओं को, इस तरह की गतिविधियों को पूरी तरह से विराम दे दिया गया। जी दूसरा ये कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार में एक और परंपरा उभरी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी जाति विशेष की सरकार नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो या तो उसमें वो भी जाट डोमिनेंट एक पॉलिटिकल जाट डोमिनेंट फैमिली का वर्चस्व होता है, जैसे हुड्डा थे, जी या फिर आईएनएलडी की सरकार होगी तो वो तो खैर फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करने वाली वो पार्टी थी, है जी ना? तो ऐसी सूरत में मुझे ये लगता है कि वहां की तमाम दूसरी जातियों को ये लगने लगा कि पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो जातीय आधार पे काम करती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि लोगों को बहुत सुविधा हुई कि हम इस सरकार को अपनी सरकार माने। हम इस सरकार को ये न माने कि ये जाटों की सरकार है या फिर सैनियों की सरकार है जी या बिश्नोई की सरकार है। ये स्पष्ट रूप से एक, और देखिए जाट परिवार का कोई ना कोई, कुछ प्रमुख जाट परिवार ऐसे थे जिनका कि हरियाणा की राजनीति में वर्चस्व रहा, जी चाहे वो आईएनएलडी की सरकार रहे या फिर कांग्रेस की सरकार रहे। जी जैसे आपको ये जैसे 3 लाल थे, जी मैं एक लाल का नाम भूल रहा हूँ, जो, हाँ, बंसीलाल। तो हम्म बंसीलाल भी जाट थे, और इसी तरीके से ये चौधरी देवीलाल भी जाट थे, और तीसरे हैं ये बिश्नोई थे, भजन लाल। जी तो ये तीनों लाल जो थे, इन तीनों की सरकारें जब हुआ करती थी तो भ्रष्टाचार के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात थी। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं हुड्डा सरकार के गृह मंत्री हुआ करते थे गोपाल गोयल कांडा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप तो लगे ही कि जी कैसे इन्होंने पैसों के का हेर फेर करके और एविएशन कंपनी और कई सारी सेल कंपनियां बना ली थी, जी और अपनी अय्याशी के लिए इन्होंने बहुत सारे एयर होस्टेसेस पाल रखे थे, और उसमें से एक लड़की तो सुसाइड करती है, जो इनके खिलाफ सुसाइड नोट्स लिख करके और आत्महत्या कर लेती है। बाद में उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है, जी और इन लोगों ने पूरा का पूरा एक रैकेट बनाया हुआ था। तो इस तरह की जो खबरें आती हैं वो आम आदमी को डराती हैं। बिल्कुल अभी देखिए हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में क्या एक बहुत प्रभावशाली जाति है वहां की, वो अहीर जाति कहलाते हैं, यानी यादव। जी ये बड़ी विडंबना की बात है कि उसी जातीय समाज से आते हैं देवेंद्र यादव, जो बीजेपी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन इतने मधुर तरीके से वो बीजेपी की जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र यादव से अगर आप 5 मिनट बात कर लें, हम्म, योगेंद्र यादव, माफ कीजिएगा, जी 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 अगर आप योगेंद्र यादव से 5 मिनट बात कर लें, आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। जी इतना मेरे ख्याल मधुर। से उनको उनको मीठी कुछ छुरी कहें तो बुरा नहीं जी, होगा लेकिन लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर है। जी ये पोलस्टर होने का एक जमाने में दावा किया करता था, लेकिन इस बंदे से बड़ा फ्रॉडस्टर आज की तारीख में कोई नहीं है। ये ही वो आदमी था जिसने कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और इसमें इसको साथ मिला था। मैं बार बार बताता हूं कि अगर कोई पार्टी जीतते जीतते हारती है, उसे हराने वाली वो पार्टी खुद होती है। आज हम्म कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, तो उसे हराने वाली खुद कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने
कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए, राहुल गांधी से लेकर के और हुड्डा फैमिली तक, तो इन सब ने ऐसे कारनामे कर दिखाए जिससे कि कांग्रेस का जो नतीजा आया ये सर्वविदित है, सबको दिखाई दे रहा है। जी उस समय भी योगेंद्र यादव जो कुछ भी कह रहे थे लोकसभा चुनाव के समय, उसको उसमें थोड़े उसको सपोर्ट किया खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं, गलत तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करके कुछ प्रोमिनेंट स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश में। जी और इतना ही नहीं, इन लोगों ने साथ ही साथ एक जो कॉम्प्लिसेंसी दिखाई कि अब की बार 400 के पार, तो भाई 400 के पार जाने का जब नारा देते हैं तो सबको अब यकीन हो गया कि बहुमत तो इनको मिलने ही जा रहा है। जी 272 से तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो जब बिल्कुल 272 से नहीं रोक सकता तो हम बूथ तक क्यों जाए। मैं खुद बता दूं कि हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे कट्टर भाजपाई परिवार हैं, जिन परिवार की महिलाओं ने या कई ऐसे जो नौजवान थे जो पहली बार वोट देने वाले थे, वो वोट पोलिंग बूथ तक नहीं गए, क्योंकि उनको लगा कि चलो हम ये उनकी पार्टी जीत ही रही है अगर चुनाव, तो जी फिर क्यों इतनी गर्मी में गर्मी जाकर में जहमत उठाना। जी जी। और साथ ही साथ जो देखिए, बीजेपी की सरकार का इकबाल बड़ा बुलंद था, नरेंद्र मोदी का इकबाल बहुत ही बुलंद था, लेकिन जो बीजेपी के कई सारे ऐसे सांसद थे जो बड़े ही काहिल साबित हो रहे थे, जनता से अपना कनेक्ट खत्म कर चुके थे 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, और कई लोग तो मंत्री पद पाने के बाद भी। तो इन सभी चीजों का ही परिणाम था कि जनता चाहती थी कि नरेंद्र मोदी पीएम बने रहें, लेकिन इनको थोड़ा झटका दिया जाए। 10 जी साल के बाद आप जैसे कक्षा, आप अपने क्लास के चाहे कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, कितने भी अनुशासित विद्यार्थी हो, कभी ना कभी तो आपको अपने शिक्षक से झिड़की सुननी पड़ती है, जी कभी ना कभी तो आपको डांट पड़ती है। बस ये कुछ उसी किस्म के नतीजे थे 2024 के लोकसभा चुनावों के। बिल्कुल लेकिन कांग्रेस को तो ये लगा कि बीजेपी का इकबाल खत्म हो गया। ये इकबाल शब्द का प्रयोग बहुत ही ज्यादा करते हैं योगेंद्र यादव, तो वो इकबाल जो है यानी उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हरियाणा में जैसे ही लोगों को ये लगा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते हैं या नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी मजबूर हो रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको उस रूप में नहीं देखना चाहती, जी और इन लोगों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। और आज मैं बता दूं कि क्षेत्रवार अगर हम विश्लेषण करें कि जी किसे किस क्षेत्र में कितनी सीटें मिली हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी का जो पोल प्रोस्पेक्ट्स है उसको जी चमकाने में सबसे बड़ा योगदान है, अगर हम किसी का सबसे बड़ा योगदान माने तो वो है अहिरवाल क्षेत्र का, जो कि दक्षिण हरियाणा का इलाका है। जी और इस इलाके में कुल 28 विधानसभा की सीटें आती हैं, जो कि इस पूरे इन 28 विधानसभा सीटों में अहीर जाति के लोगों का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है। जी और इस इन 28 सीटों पर बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं जी और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। तो आप हम्म इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बनी होगी। जी और मेरे को कहीं लगता है मृत्युंजय कि किसी शायद यहाँ पर भी जो है कांग्रेस की अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने बोला कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके थे तो वो इलाके जो हम लोग डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की जहां हम बात करें तो वहां पर 27 सीटें हैं कुल और उसमें से 15 बीजेपी को मिली है 12 वहां पर कांग्रेस को मिली है। आपने अहिरवाल एरिया का जो है डिस्कशन किया वहां पर 21 सीटें मिली है 28 में से बीजेपी को और सिर्फ 7 सीटें वहां पर मिली हैं कांग्रेस को। अगर हम जाटलैंड की बात करें जहां पर जाटों का सबसे ज्यादा वर्चस्व है वहां पर भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 17 टोटल सीटें थी वहां पर 6 बीजेपी को मिली है 9 कांग्रेस को मिली है तो सिर्फ 3 और जो है वहां पर सीटें जो है कांग्रेस को वहां पर मिली 2 अन्य के खाते में गई। लेकिन मृत्युंजय हम जो एक बात और कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले वो थी आम आदमी पार्टी की कि जो वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का वो 1 पॉइंट समथिंग रहा है इन हरियाणा के इलेक्शंस में। तो वहां पर अगर इंडिया अलायंस 1.9 के करीब रहा है जी यानी 2% से थोड़ा सा कम। जी तो वही अगर प्रतिशत कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अगर ये कर लेते तो इनका वोट शेयर जो है करीब करीब 41 के अराउंड पहुंच जाता और बीजेपी जिनका वोट शेयर इन इलेक्शंस में 39% रहा है तो वो जो है शायद मार्जिन जो है क्या कहते हैं जो मिड मार्जिन है
वहां से बहुत दूर रह जाती बीजेपी और कांग्रेस कंफर्टेबली जो है वहां पर अपनी सरकार बना सकती थी। तो क्या यहाँ पर देखिए तो राहुल जी जी, तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी थोड़े से ज्यादा एरोगेंट हो गए, जिस तरीके से उन्होंने देखा कि भाई 99 सीट हमारी आ गई है और हमारा जो है एक तरीके से रिवाइवल हो गया है नेशनल पॉलिटिक्स में, तो यहाँ पर हमारे को अब किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया अलायंस के भी, तो काफी, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात भी करूं तो बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई है कांग्रेस पार्टी को, वहां पर मेजोरिटी जो है वो नेशनल छह कॉन्फ्रेंस, सात सीटें आई हैं। जी हाँ 6-7 सीटें आई है, तो मेजोरिटी जो है वो वहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सीटें वहां पर मिली है। तो क्या कांग्रेस अगर हम बात करें तो थोड़ा ज्यादा एरोगेंट हो गए वो, अगर हरियाणा की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी के साथ चले जाते तो शायद वहां पर अगर आम आदमी पार्टी को चाहे इतने वोट नहीं मिलते, लेकिन शायद सरकार वहां पर जो है कांग्रेस बना पाती। देखिए आपने एक कहावत सुना होगा बचपन में, अगर आपने हिंदी में व्याकरण पढ़ा होगा जी तो उसमें एक शीर्षक आता है, एक टॉपिक आता है मुहावरों का, जिसमें एक मुहावरा था, हम लोगों ने बचपन में खूब पढ़ा था, थोथा चना बाजे घना। तो देखिए इस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व है, जो कांग्रेस का लीडरशिप है, जो कि फैक्ट्री में जलेबियां बनवाता है या फिर वो लीटर से आटे और चावल बेचने की जो बातें किया करते थे, या फिर जिनके ऊपर आरोप लगे कि आलू से सोना बनाएंगे, सोना पैदा करेंगे, जी तो ये इनके पास दरअसल जो राजनीतिक विजन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं। ये राहुल गांधी के अंदर जो के बारे में जो अच्छी बातें कही जाती हैं, इसकी सिर्फ दो वजहें हैं। जी एक कि मीडिया का कुछ एक बड़ा सेक्शन जो कि वामपंथी रुझान वाला जो मीडिया है, जिनके की चेहरे काफी पुराने समय से, दशकों से इन्होंने कांग्रेस के राज में इन लोगों ने फ्लरिश किया और खूब जम के मलीदा इन्होंने डकारा है। जी तो ऐसे ही लोगों ने इनको, राहुल गांधी को ऐसा नेतृत्व बने। मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क 24 वहां पर अगर आपको ऐसे जोक्स सुनने हो, वो बड़े गंभीर तरीके से राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। जी लेकिन अगर आप उसको मैच करना चाहे राहुल गांधी के रियल कैरेक्टर से, तो आप हंसते हंसते माने आपके पेट में बल पड़ जाएगा। जी जैसे वहां वहां का जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है उस चैनल का, उनके मुंह से एक दिन सुने थे, राहुल गांधी अब रम रहे हैं राजनीति में। जैसे वो धूनी रमा करके और भस्मभूत होकर राजनीति कर रहे हो। और तो इस राहुल तरह का गांधी मेरे दिखाई ख्याल से देता 2 दशक से ज्यादा हो गए उनको राजनीति में, और अगर अभी भी, राजनीति करते जी। जी, और अगर वो 2 दशक के बाद भी वो अब रम रहे हैं राजनीति में, तो मेरे ख्याल से उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कि आप अब ये क्लेम करते हैं कि आपका परिवार जो है उसने देश के लिए आहुतियां दी हैं और आपको 2 दशक से ज्यादा लग गए, लेकिन अभी भी आपकी पार्टी जो है वो 100 के पार नहीं जा पा रही आपके नेतृत्व में लोकसभा इलेक्शंस में। एग्जैक्टली देखिए राहुल गांधी के चरित्र को सबसे बढ़िया से प्रेजेंट करने वाला, उसकी व्याख्या करने वाला अगर कोई व्यक्ति है भारतीय राजनीति में, तो वो पुराने कांग्रेसी नेता है हेमंतो विश्व शर्मा। हेमंतो विश्व शर्मा ने बताया कि वो जब पोल स्ट्रेटेजी, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे और इलेक्शन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने गए राहुल गांधी के पास, तो उस समय राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। जी और वो बिल्कुल। पोल स्ट्रेटेजी सुनने से ज्यादा उनका इंटरेस्ट था कुत्ता बिस्किट कैसे खाता है ना। तो उस पर उनका ध्यान था और आगे चल करके उस कुत्ते को उनके प्लेट से बिस्किट खिलाकर, और फिर आगे राहुल गांधी ने कहा उनसे कि आप भी इसी से बिस्किट खाइए, इसी प्लेट से आप भी बिस्किट खाइए। अब कुत्ते ने हाथ से उठा के तो बिस्कुट खाया नहीं होगा, जी उसने तो सारे बिस्किट पे अपनी जीभ फेर दी होगी। और बिल्कुल। उसी प्लेट से ये कह रहे थे हेमंतो विश्व शर्मा को कि आप भी बिस्किट खाइए। एक मैंने फिल्म देखी थी, फुकरे फिल्म आपने देखा होगा। जी जी उसमें दिल्ली के ही एक ऐसे ही पॉलिटिशियन का उसमें दिखाता है कि कोई बैठ करके, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कांग्रेस में, मुझे इस बात का पूरा अनुमान है कि बिल्कुल। उस नेता का पैर धो रहा था कोई हम्म बंदा, और उससे मिलने उसी की पार्टी का कोई दूसरा नेता जब उसके पास आता है, तो कहता है कि आओ आओ, और अपने उस आदमी को कहता है कि इनको पानी पिलाओ। अब हम्म देखकर इतनी सहजता से कहता है कि इनको पानी पिलाओ, आप देख रहे हाँ भाई कोई उनके घर आया तो पानी पिलाओ।
जी। और वो बंदा उठता है, उनके पैर धोने वाला जो पानी है उसी को गिलास में भर के और उस बंदे को देता है और जी। बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ वो बंदा पी लेता है। तो कांग्रेस के जो कांग्रेसमैन है, ये इन सब की स्थिति वही आज हो गई है। और राहुल गांधी की स्थिति वो उस नेता जैसा है जो कि एरोगेंस में अपने पैरों का धोया हुआ पानी पिला रहा है अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को। जी। और वही पानी पीकर मीडिया में जब ये लोग बैठते हैं पैनल डिस्कशन में कांग्रेस के प्रवक्ता, तो जबरदस्ती एक गाली दे रहे हैं आज। जी। पिछले 6 महीने से तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि गाली देकर और जबरदस्ती आपके बारे में तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग करके आपके मुंह से ये बुलवाना चाहते हैं कि राहुल गांधी इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। तो इन सभी चीजों को जनता देख रही है। राहुल गांधी जितनी बदतमीजियां आज लोकसभा में किया करते हैं, जी। उन सबको हरियाणा की जनता भी बखूबी देख रही थी। तो बिल्कुल। हरियाणा की जनता ने जिन फैक्टर्स के ऊपर वोटिंग की है, लोग उसको भूल गए। जनता कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन, तो people have rose above cutting across caste line। लोग जातीय लाइन से ऊपर उठ करके, चाहे अहिरवाल क्षेत्र हो, चाहे जाट लैंड हो, या फिर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें, यहाँ तक कि दलितों। एक बात मैं बता दूं कि हरियाणा में बीजेपी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा पहुंचाया तो दलित वोट्स मिले हैं उसको जी। जम के। जबकि अब ये कहा जाने लग रहा था कि इट वाज beginning 2024 election was said to be the beginning of the end of Dalit support to the BJP। ठीक है, जबकि बीजेपी अपने स्ट्रैटेजी की खामियों की वजह से चुनाव हारी थी। ऐसा नहीं है कि उसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे छिटक कर उससे दूर हो रहा था, बल्कि बीजेपी की पोल स्ट्रैटेजी में अपनी खामियां थी, जिसका नतीजा रहा कि बीजेपी की सीटें कम हुई, लेकिन तीसरी बार भी 240 सीट, जिसके आसपास में ना तो कांग्रेस, बताइए, कांग्रेस को 99 सीट है, बीजेपी को 240 सीट है। और उस कांग्रेस को पानी, देखिए राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे गजब लगता है। हम बीजेपी को हराएंगे झारखंड में, हम बीजेपी को हराएंगे हरियाणा में, हम बीजेपी को हराएंगे 2029 में केंद्र में। अरे भाई, तुम कैसे हराओगे? बिल्कुल। आप वहां पर, मेरे ख्याल से मिथुन, मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से मेरे को लगता है एक बार फिर शायद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, और उनको लगता है कि जिस तरीके से इस बार ही हुआ, शायद वही सेम जो है एक ज्यादा नंबर के साथ जो है उनको वोट मिल जाए अगले लोकसभा इलेक्शंस में। देखिए, अब तो इनकी हिम्मत होगी भी नहीं। इसलिए मैं बता दूं कि इनको अगर ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण इनको इतनी सीटें मिल गई हैं, तो आप फर्ज कीजिए कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खड़ा होकर के ये नहीं कहा होता कि अब की बार 400 पार, और उसी नैरेटिव को थोड़ा और आगे ले जाकर के कि बीजेपी के लिए 370 सीटें और एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटों का प्रेडिक्शन अगर इन लोगों ने नहीं किया होता, तो आज बीजेपी हो सकता है कि बीजेपी 370 या 350 के करीब पहुंची होती। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार का जो काम रहा है 2019 से लेकर 2024 के बीच का, बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। समाज के सभी तबकों के लिए बहुत काम हुआ। काफी ज्यादा फंड लोगों को दिए गए हैं, सोशल स्कीम्स दिए गए हैं। अभी देखिए हाल ही के समय में 70 ये वर्ष के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है। और भारत जो स्कीम है सरकार ने और सरकार ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। और जैसे अग्निवीर जो है, क्योंकि हरियाणा में जवानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो अग्निवीर जवानों के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन एंश्योरिंग पेंशन फॉर अग्निवीर जवान आफ्टर रिटायरमेंट। तो उनके पेंशन की व्यवस्था पर उन्होंने बात की है। और साथ ही साथ सैनी ने बहुत शानदार काम किया, जनता के साथ अपना कनेक्ट बिठाया, अपनी सरकार की नीतियों को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट तरीके से जनता के बीच पेश किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत कर आती है। और उसी में उन्होंने किसानों को भी मनाया। जो किसान थोड़े नाराज चल रहे थे, उनके 24 फसलों पर इन्होंने एमएसपी घोषित कर दी। 24 क्रॉप्स पर उन्होंने एमएसपी घोषित कर दी। दूसरी ओर
किसानों के नाम पर दलाली करने वाले लोगों ने आम जनता की सड़कों को जाम करके रखा हुआ था पिछले 2 वर्षों से। जी और ये जो स्थिति बनी हुई थी, इसके कारण लोगों को कितनी तकलीफें हो रही थी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, वो तो है ही इस मृत्युंजय। जी, इस स्थिति को देखते हुए जनता को भी ये साफ तौर पे समझ में आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत है। हम्म। तीसरी बात ये थी कि जब लोगों को ये लगने लगा कि फिर से वही हुड्डा परिवार सत्ता में आएगा और फिर से वही दिन देखने होंगे, जब एक परिवार का एरोगेंस, देखिए लोगों को जाटों से नाराजगी नहीं थी, जी। इसीलिए जाटों का भी अच्छा खासा वोट बीजेपी को मिला है। हम्म। क्योंकि आप देखेंगे कि जाटों को लेकर के बीजेपी से जाटों को कोई खास नाराजगी नहीं रही, जी क्योंकि लोगों को अगर समस्या थी तो एक जाट मुख्यमंत्री जिसने अपने परिवारवाद की राजनीति को बड़ा पुख्ता किया था, और उस व्यक्ति से हर किसी को, समाज के हर तबके को शिकायत थी। जी हुड्डा सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार था, सत्ता का अपराधीकरण हो चुका था, प्रशासन का अपराधीकरण हो चुका था, और वो सरकार बहुत घनघोर रूप से अलोकप्रिय हो गई थी। और किसी तरह से जोड़ तोड़ करके गोपाल कांडा जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर, जी और ये लोग, अच्छा कांडा चुनाव मुझे लगता है हार गए क्या? जी, मैंने ध्यान नहीं दिया गोपाल कांडा का जो है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो जीते या हारे। लेकिन हाँ नितिन जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाई अक्रॉस जो है कास्ट लाइन से जाकर भी लोगों ने वहां पर वोट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो फैला है और जो फैलता, और हमने भी ये जो है बात करी थी, हमने भी अपने पिछले पॉडकास्ट के बाद, कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार वापस आ जाती है हरियाणा में, तो जो एक गुंडा एलिमेंट है उसको सक्रिय होने का एक बार दोबारा मौका मिल जाएगा, भ्रष्टाचार एक बार दोबारा से आ जाएगा, और शायद लोगों के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो बात थी, और वो उस तरीके का जो एक समय है वो वापस नहीं दोहराना चाहते थे। लेकिन हाँ मिथुन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अब जो है 5 साल का और समय है यहाँ पर बीजेपी के पास, और सैनी के पास जो है अब पूरे 5 साल का कार्यकाल है। वो किस तरीके से अब जो है टैकल करते हैं जो चैलेंजेस हैं उनके सामने, क्योंकि 6 महीने का टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने अच्छी तरीके से मैनेज किया, और बीजेपी ने जो है उनको कंटिन्यू रख के उनके ऊपर एक विश्वास जताया है कि भाई, भरोसा जता कर, जी बिल्कुल भरोसा जताया है। तो देखना होगा कि आने वाले 5 साल जो है वो हरियाणा के लिए कैसे होते हैं। लेकिन हाँ बहरहाल इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश।